साथियों, जय भीम। मैं सत्यपाल, आप देख रहे हैं द मूक नायक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे वीडियो आपके स्क्रीन पर आते रहे। दोस्तों, जिस प्रकार से महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन चल रहा है और उस आंदोलन को किस प्रकार से तोड़ने का और उध्वस्त करने का प्रयास हुआ और क्यों हुआ, किस लिए हुआ, कौन उस आंदोलन को हड़पना चाहता था, कौन जेल में जाकर के इस आंदोलन का पूरा क्रेडिट अपने नाम करना चाहता था, इस देश में फेमस क्यों होना चाहता था, कौन इस आंदोलन के नाम पर पैसा हड़पना चाहता था, कौन इस आंदोलन को पूरी तरीके से अपने नाम कर करके इस देश में हीरो बनना चाहता था। इस तमाम बातों पर खुलासा हम करने वाले हैं और जिन्होंने भी इस बात को उठाया है, यह बहुत बड़ी एक बौद्ध समाज के सामने एक सच्चाई बयां की है। क्योंकि आप अगर इसको कंपैरिजन करके देखेंगे तो उस बात को आप भी सुनकर बात का एनालिसिस करके आप मौजूदा चल रहे हैं आंदोलन मशाल यात्रा में मशाल लेकर के खड़े रहेंगे। दोस्तों, जिस प्रकार से इस देश में कौन भिक्षु आरएसएस से मिलकर के काम कर रहा है और कौन भिक्षु बाबा साहब को बोधिसत्व नहीं मानना चाहिए कहकर लोगों को गुमराह करने वाले ऐसे भिक्षुओं को परिचित कराएंगे हम। दोस्तों, अंत तक बने रहिए, स्किप ना करिए, सुनिए समता सैनिक दल के बौद्धिक प्रमुख एडवोकेट प्रकाश दार्शनिक सर ने क्या कहा। 16 मई को जो कार्यक्रम हुआ उस कार्यक्रम के जो मुखिया थे, जिसके माध्यम से एक जन जागरण यात्रा निकाली गई दीक्षाभूमि से चैत्यभूमि, उनके संदर्भ आप तमाम लोग सवाल पूछते हैं और अभी हमारे बीच में से कोई सदस्य आकर कह के चले गए कि यह लकड़ी अगर एक रही तो बोल नहीं सकती, लकड़ी निर्जीव है, तो जान में इसको इकट्ठा किया जा सकता है। आदमियों को, व्यक्तियों को इकट्ठा करने के लिए ताकत लगती है, प्रयत्न लगते हैं और उसे समझने वाले व्यक्ति के दिल में उतना ही अच्छा मन भी लगता है। तो मुझे लगता है इस चीज में नदारत है। क्या डिफरेंसेस थे? जितने भी डिफरेंसेस थे, बिनाचार्य के माध्यम से जो भी गलत चीजें फैलाई गई थी समूचे भारत में, इस आंदोलन में आकाश रामा हीरो बनना चाहते हैं, उन्हें उस समिति का कुछ भी सदस्य बनना है, ये दूसरों को गिनते नहीं, वगैरह वगैरह बातें करके पैसों का हिसाब नहीं देते। इन तमाम लोगों को लगा करके उन्होंने अपनी एक टीम बनाई। उस टीम में कौन कौन लोग थे आप सभी वाकिफ हैं, बहुत तीसमार लोग हैं, उनका अपना एक वजूद है। कुछ लोगों ने भी शिवर भी पहना हुआ है। बगैर सच्चाई को जाने यह लोग, तमाम लोग जो है एक व्यक्ति के पीछे लग जाते हैं, आंदोलन दो घड़ा में बढ़ जाता है। मुझे लगता है सच्चाई सभी ने जानना चाहिए। जो भी तैयारियां हुई आंदोलन के संदर्भ में, बिनाचार्य 12 फरवरी 2025 से बौद्ध गया में शुरू हुए आंदोलन में तकरीबन उनकी एंट्री 2 हफ्ते बाद होती है। भाई 3 हफ्ते के बाद बिनाचार्य कहीं पर भी नहीं। बिनाचार्य की एंट्री कहां हुई? बिनाचार्य मंदिर में जाते हैं अपना कैमरा लेकर और जो कुछ भी बाजू का शिव मंदिर है उसमें जो मूर्तियां है उनके ऊपर जो कपड़े ढके हुए उन्हें उठा करके कैमरे से दिखाते हैं, उनका वीडियो बनाते हैं और पब्लिक में प्रसारित करते हैं। उस एक कारण की वजह से समूचा वहां का जो संघ है उनके ऊपर नाराज है। बिनाचार्य का वह जो वीडियो पब्लिक में जाता है और बिनाचार्य पब्लिक के हीरो बनता है।
पब्लिक से इंस्पायरेशन एक्सप्रेशन मिलने के बाद में मुझे लगता है कि मैं तो बहुत बड़ा व्यक्ति बन रहा हूँ, और मुझे धीरे धीरे लगने लगता है कि उनको अभी एक अलग रास्ता अख्तियार करना चाहिए। उनकी मोटिवेशन को आगे ले जाने के लिए और एक व्यक्ति पीछे काम कर रहा है। उस व्यक्ति का नाम कभी नहीं लिया जाता है, मैं आज उसका नाम लेना चाहता हूँ। जो पर्दे के पीछे है, पर्दे के सामने कभी नहीं आया, विलास खराब नाम है उस व्यक्ति का। बाम सेब से निकाले जाने के बाद में अपने वजूद को जनता में बड़ा करने के लिए उसे कुछ तो इशू चाहिएगा। यह आंदोलन उसका इशू बनता है। दिनाचार्य को हवा देकर के अपने बाले में खींच लेते हैं, और उन्हीं का साथ देने वाले और एक राहुल करुणाशील भजते भी वहां पर मौजूद है। उनकी तमाम इरेगुलरिटीज है, मैं उससे दोहराऊंगा नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि वो तमाम पूरी बातें मैं आपके सामने कहूं। इतना सब होने के बावजूद कार्यक्रम होते हैं, चलते हैं। हम 5 मई को बोधगया में है, 7 मई को दिनाचार्य करुणाशील सारे के सारे जो बौद्ध भिक्षु बैठे हुए आंदोलन में, उनके साथ में दादागिरी करने के लिए आते हैं। पैसों का हिसाब दो, खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, व्यवस्था ठीक नहीं है। आंदोलन करने वाला व्यक्ति खाने की परवाह नहीं करता। खाने की पड़ी है। हम जब देख रहे सुरेश आदित्य सर और मैं थे, हमने जब देखा कि पब्लिक देख रही है और इतने जोर से चिल्लाहट हो रही है, हमें अच्छा नहीं लगा, तो हमने बीच बजाव करके उसको बाजू किया और सभी को शांत करने के बाद में वो वातावरण ठंडा हुआ। उसके बाद में और 8 तारीख को सेम प्रक्रिया दोहराई जाती है, थोड़ा उससे उग्र है, उसमें भी बीच बजाव करके उसे रोका जाता है। 9 तारीख की बात है, 9 तारीख को फिर से इसी तरह का प्रयास करके एक शाम के समय, रात के समय 12 बजे भिक्षुगण बाउंसर लेकर के दूसरे भिक्षुओं से बात करने के लिए आए। भिक्षुओं को बाउंसर की जरूरत है, किस लिए? अगर बाउंसर है तो किस लिए? ये जनता ने सोचना चाहिए। एक वरिष्ठ भिक्षु के ऊपर हाथ उठाया जाता है, क्या ये तरीका है आंदोलन को अपने कब्जे में करने का? ये सब होने के बाद में एक 13 तारीख को मीटिंग हुई है, सब खत्म हुआ। 12 तारीख के किस्से को मैं दोहराऊंगा, मुझे लगता है बहुत सारे लोग आपके कहोगे। 12 तारीख को जिस तरीके से फिर से उन्हीं बाउंसरों के साथ में 2 परिसर में आंदोलन की जगह पर जिस तरह से हमारे समतल के लोगों को धक्का मार करके अंदर आते हैं जो सुरक्षा के लिए है, और ठीक सामने बैठ करके माइक छीनने की कोशिश करते हैं। रूटीन शेड्यूल के मुताबिक, तय कार्यक्रम के मुताबिक वह जो समय है वो सुप्त पठन का है, और सुप्त पठन को खंडित करते हुए वे चाहते हैं कि उन्हें बोलने का मौका दिया जाए। हम लोग उस समय, चूंकि राज्यपाल से मिलने का समय हो चुका था, बाहर निकल गए, हमने फिर पता चला कि उसके बाद में उन्होंने बहुत सारी ऐसी कोशिशें की जो क्षमा के योग्य नहीं है। 13 तारीख को इन सभी बातों पर गंभीरता से सोचा जाए, इस संदर्भ में प्रयास होता है, और सभी के माध्यम से उस बड़े हुए मीटिंग में जिसमें राजेंद्र पाल गौतम है, भानु प्रताप सिंह है, विनय आचार्य है, ये बैठे हुए सभी लोग हैं वहां पर मौजूद। उस सभा में एक निर्णय लिया जाता है कि दिनाचार्य के माध्यम से जो भी किया गया, जो भी हुआ है, वो क्षमा का अधिकारी है, उसे क्षमा करते हैं और सभी मिल करके एक साथ काम करते हैं। 13 मई की बात है ये, जिस विवाद की आप बात करेगा ये 13 मई के पहले की विवाद है, और 13 मई को ये विवाद सभी ने एक साथ आकर खत्म कर दिए। फिर 13 तारीख के बाद में ऐसा क्या हुआ? 13 तारीख के बाद में महाबोधि महाविहार परिसर में जो भी हुआ उस संदर्भ की जानकारी दिनाचार्य के पास जाते हैं। दिनाचार्य वहां पर पहुंचते हैं, वो कपड़े हटा करके देखने की क्रिया से
संतप्त हुई पब्लिक उनके ऊपर टूट पड़ती है और उन्हें बाहर खदेड़ती है और विनाचार्य अपने साथ अपने लोगों को लेकर के 2 महापरिषद में आंदोलन की जगह पर आते हैं। समझाया जा रहा है, हम खड़े हैं वहां पर, रात के 12:15 बजे तक हम खड़े हैं। आदरणीय आकाश लामाजी, बंटी चक्रवर्ती जी और बाकी सभी लोग संबंध वहां पर मौजूद है। समझाया जा रहा है कि यहाँ से निकल जाओ, विनती कर रहे आकाश लामाजी, बात मान ली जाए। आकाश विनाचार्य को जो जेल, मुझे लगता है बहुत सारी बातें मानते हैं, मालूम न होने की वजह से हम जीवित प्यास लगाए रहते हैं। मुझे लगता है कि मैं आज बोलना चाहता था। उस 13 तारीख के रात को विनाचार्य को अरेस्ट किया जाता है। 13 तारीख की रात को अरेस्ट करने का कारण है, अनूप कुमार गुप्ता नाम के एक व्यक्ति ने विनाचार्य के अगेंस्ट में 13 तारीख को कंप्लेंट दी है। वह जो वारदात हुई थी महाबोधि महाविहार परिसर में, उसका संदर्भ लेकर के वह कंप्लेंट 4 लोगों के अगेंस्ट में, 2 भिक्षु, 1 व्यक्ति और 1 महिला। बहुत विचित्र कंप्लेंट है, बहुत विचित्र कंप्लेंट है, उसे पढ़ा भी नहीं जा सकता। अब विनाचार्य को उसमें फंसाया गया। हम नहीं कहते हैं कि विनाचार्य उसका गिल्टी है, नहीं, क्योंकि वो वारदात जो हुई वह रात के 7 साढ़े 8 के दरमियान का वाकया है। बहुत क्या के सारे दुकान, सारे के सारे कैफे वगैरह बंद है। 13 तारीख को रात के समय हुए उस वारदात के ऊपर जो कंप्लेंट लिखी जाती है वो टाइप कंप्लेंट है। दुकानें सब बंद है, कहां से कैफे कहां से टाइप की गई है? 14 तारीख को वो कंप्लेंट टाइप की गई है और वो कंप्लेंट आने वाली है। इसका बेस बना करके बीच में होटल में जहां विनाचार्य रहते हैं, उस होटल मालिक का उन्हें फोन आता है और विनाचार्य को बुलाया जाता है। विनाचार्य को वहां से अरेस्ट किया जाता है। विनाचार्य ने अगर आकाश लामाजी की बात उस रात मानी होती तो शायद विनाचार्य अटक होने से बच गए होते। क्या था उस बात में? अनूप कुमार गुप्ता कहता है कि मुझे एक व्यक्ति ने पकड़ के रखा, एक व्यक्ति ने मुझे चाटा मारा और विनाचार्य ने मेरे गले में जो पड़ा हुआ जो दुपट्टा था उसे ऐसा खींचा जैसे मेरी गर्दन खींची जाए, कसी जाए और मैं मर जाऊं। मैं नीचे गिर गया और मेरे पर फिर से उस महिला ने, व्यक्तियों ने लात से मार की और मैं चिल्लाया तो लोग मेरे फेवर में मुझे बचाने के लिए आए, तो ये लोग वहां से निकल गए। मिस अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है, पहले के IPC 307 का केस है। विनाचार्य आज तक के उसी वजह से उसमें सम्मिलित है। ये रहा एक बात। लेकिन विनाचार्य नागपुर में एक जगह पर जाते हैं, यवतमाल में जाते हैं, नागपुर में जाकर कहते हैं कि जब तक के इस आंदोलन में कोई मरेगा नहीं, कोई जेल में नहीं जाएगा, तब तक के यह आंदोलन सक्सेस नहीं होगा। और यवतमाल की सभा के बाद में निरंतरता से विनाचार्य जेल में जाने की बात करते हैं और विनाचार्य जेल में जाते हैं। क्या ये कंस्पिरेसी है? क्या ये नहीं करके जेल में जाने का प्रोग्राम हुआ है? उसी यवतमाल में और एक बड़ी खबर है जो मैं आपके सामने में नहीं दोहराता हूं, जो निसंदेह अम्बेडकराइट विचारधारा को मानने वाले लोगों के लिए कलंक है। कितने लोग जानते हैं? सवाल पूछते हैं हमसे, कितने लोग सच्चाई से वाकिफ है? कितने लोगों ने सच्चाई जानने की कोशिश की है? 13 तारीख को बावजूद के खत्म होने में कार्यक्रम के बाद में विनाचार्य अलग हो जाते हैं और फिर आंदोलन 2 घंटे बढ़ जाता है। आज 16 तारीख को जो कार्यक्रम हुआ, 3 लोगों ने आयोजित किया कार्यक्रम। आज जो बिहार की सत्ता में सरकार साझा कर रहे हैं और सेंट्रल कमेटी में, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो लोग हैं उन्हीं के माध्यम से तो कार्यक्रम साझा किया गया, उन्होंने ही तो कार्यक्रम अरेंज किया है और उनके माध्यम से विनाचार्य आंदोलन करे, इसलिए उन्हें सामने लाया जाए। मुझे बताइए,
अगर सत्ताधारी कमेटी के पक्ष के लोग अगर मीनाचार्य को आंदोलन करते और मीनाचार्य को उतना भरोसा उनके ऊपर है तो मीनाचार्य एक बात कर सकते हैं ना कि आंदोलन करने के बजाय उन्हीं लोगों से है कि भाई सत्ता में तो आप ही हो, आप ही तो ये समस्या को सॉल्व कर सकते हो, आप ही तो मीडिया आंदोलन कर सकते हो, करते क्यों नहीं? बावजूद इसके ये प्रोग्राम बनाया गया है और दिशा नागपुर से गया नहीं है, नागपुर से चलते हुए दीक्षा भूमि से चलते हुए बनते हर्षबोधी, बनते ज्ञान ज्योति। कौन है ज्ञान ज्योति, कौन है हर्षबोधी? मां का नाम है, सबके नाम में कह रहा हुआ है, कौन है ये लोग? हर्षबोधी का इतिहास अगर आप निकालते हैं तो शुरू से लेकर के अंत तक के वो आर्य सत्ता साथी रहा है। तुम्हारे पवित्र भूमि में बौद्ध गया के परिसर में नितिन गडकरी जी को साथ में लेकर के उनके हाथ से उस बोधि वृक्ष के नीचे पूजा करवाने का कार्यक्रम करने वाले हर्षबोधी है। ज्ञान ज्योति कौन है? बाबा साहब बोधिसत्व कहलाने लायक नहीं है, कहलाए जा नहीं सकते, हम उन्हें बोधिसत्व कह नहीं सकते, ऐसा कहने वाला ज्ञान ज्योति। किसकी बात को मानेंगे आप? कब समझेंगे इस सच्चाई को? और ये लोग बौद्ध गया के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए निकले, नदारद थे। जब आंदोलन शुरू हुआ नदारद थे, आज हीरो बनाया जा रहा है और ये एक विशिष्ट लोगों के समूह का भक्ष बन रहे, शिकार बन रहे। मालूम है शिकार को पकड़ने के बाद क्या कहते हैं? ईदलाल सभी लोगों को मालूम है, करूं जंगल में पहाड़ों में अपने शिकार को ढूंढता है, पैरों से पकड़ता है, फिर वो पैरों से पकड़ने वाला जो एनिमल है खरगोश भी हो सकता है, हरिण भी हो सकता है और शेर भी हो सकता है। क्या करता है? उसे ऊपर लेके जाता है, ऊपर लेके जाता है, ऊपर लेके जाता है और आराम से पंजे छोड़ करके गिरा देता है ताकि मर जाए और फिर उसको मैं नोच करके खाऊं। ये जो ईगल तुम सभी लोगों के सर के ऊपर मंडरा रहा है, उसे समझने की कोशिश है हमने करनी चाहिए। जब तक कि हम इसे करेंगे नहीं, हम ऐसे ही भक्ष्य बनते रहेंगे। इस आंदोलन को छोड़ करके जाने वाले उसका अपना भक्ष्य बने, लेकिन माननीय आकाश लामा जी के नेतृत्व में चलने वाला ये जो आंदोलन है वह किसी के भी दामन को पकड़ करके, किसी का भी पिछलू बन करके उसके पीछे नहीं लगेगा और जिस दिन लगेंगे उस दिन हम उनके विरोध में चले जाएंगे। ये आंदोलन बरकरार रहेगा, निरंतरता से आगे बढ़ेगा और बढ़ता रहेगा। हमें चीवर के भेष में छुपे हुए व्यक्तियों को भी पहचानना पड़ेगा। तथागत भगवान गौतम बुद्ध यमक वर्गों की 9वीं और 10वीं गाथा में बहुत ही सुंदर विश्लेषण करते चीवर के संदर्भ में। अनिक सावो का सावो यो वत्तंग परी रहे सत्ती अपेतु धम्म सच्चेन नसो का साव मरतु। जिसने अपने जिसके मन में मैल है भरा, जो है असत्य विचारों से घिरा, शीलहीन और असंयमित जीवन उसका काशाय के लिए नहीं करा। ये जो लोग हैं क्या ये काशाय के लिए पात्र है? तथागत भगवान गौतम बुद्ध अगली 10वीं गाथा में कहते हैं उपेतु धम्म सच्चेन सवे कासा मरहति। उपेतु धम्म सच्चेन, भूल गया सॉरी। इसका अर्थ यह है कि जिसने अपने मन के मैल को धो लिया है और जो सदाचारी है, शील और संयम से युक्त ऐसा व्यक्ति ही काशाय के लिए अधिकारी है।
देवदत्त और सारिपुत्र के संदर्भ की चर्चा करते समय देवदत्त को दिए गए चीवर को पहनने की काबिलियत देवदत्त में नहीं, ये बताते हुए तथागत दोनों गाथाओं का उच्चारण करते हैं। हमारे आंदोलन की धुरा को, धरा को आगे ले जाने के लिए कुछ चीवरधारी आगे बढ़ रहे हैं। वो कौन है, कैसे है, ये आप समझे, उनके इन गतिविधियों के ऊपर चर्चा करें। वो पैसे के लिए घूम रहे हैं या फिर किसी अन्य बातों के लिए घूम रहे हैं, इसके ऊपर विचार करें। और विचार करने के बाद में अगर सच्चा आपको लगता है कि आकाश लामा जी के नेतृत्व में चलने वाला आंदोलन सच्चा है, तो उसे अपने शरीर में जब तक के जाने तब तक के उसे समर्थन करते रहिए। ये आंदोलन 134 सालों से चल रहा है, ये आगे भी चलते रहेगा। छोटा बजे ये आगे भी चलते रहेगा, इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला। आइए हम सभी प्रण करते हैं कि मरते दम तक हम आकाश लामा जी के नेतृत्व में चलने वाले इस आंदोलन की सोबत करेंगे। इतना ही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत। तो इस प्रकार से दोस्तों इस आंदोलन को तमाम खराब करके, इस आंदोलन को लोगों के मन में मतभेद निर्माण करके कैसे आंदोलन को एक गलत दिशा देने का प्रयास करके पूरी तरीके से आंदोलन को हड़पने का प्रयास किया। जुड़े रहिए ऐसे ही खबरों के लिए द मूक नायक के साथ। इस सत्य के सफर में द मूक नायक आपकी आवाज बनेगा।